जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ और सेल्स टैक्स का एक क्वेश्चन है हमारे पास सितंबर 2016 का समाज एसोसिएट का। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, उसके बाद इसको हम आगे लेके चलते हैं। कहता है जी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एंड रूल्स मेड देयर अंडर, compute the amount of sales tax payable by or refundable to SA and the amount of sales tax। ये जो है वो उसमें वो कह रहा है कि जी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताइएगा। ये उसकी चीजें वो हमसे पूछ रहा है। एक मिनट में जरा हाईलाइटर देख लूं। और कह रहा है जी, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड इफ एनी। अगर कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रही है फॉर द टैक्स पीरियड अगस्त, इसको जरा आपने ध्यान में रखना है। तो कैरी फॉरवर्ड कब होती है? जब 90% का रूल अप्लाई होगा तभी कैरी फॉरवर्ड आपके पास होगी ना। शो नोट देखिएगा, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। वो कहता है अगर मैंने किसी वर्ड को लाइन को इस्तेमाल किया है तो आपने उसको भी शो करना है। इग्नोर द वैल्यू एडिशन टैक्स पेबल एट इंपोर्ट स्टेज। कहते हैं जी इंपोर्ट स्टेज, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में इंपोर्ट्स मौजूद हैं। हम करते क्या है कि जब इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हम 17% के साथ +3% वैल्यू एडिशन टैक्स भी देते हैं इंपोर्ट के ऊपर। तो यानी हम क्वेश्चन में अगर इंपोर्ट हो और ये लाइन ना लिखी हो तो हमने क्या करना होता है कि कमर्शियल इंपोर्ट के ऊपर जो इनपुट टैक्स होता है वो 20% का लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा नहीं, आपने 17% टैक्स ही लेना है। ओके, चलें। तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते हैं जी हमारे पास समाज एसोसिएट है एन एओपी। क्या फर्क पड़ता है? एओपी से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन में, इंडिविजुअल हो या एओपी हो। इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल टैक्स एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर एक्सपोर्ट आ गई तो इसका मतलब हमें चांस है कि हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, जीरो रेटेड गुड्स आ जाएंगी। केमिकल एंड अदर कंज्यूमर गुड्स ये हमारे पास मौजूद हैं। अदर इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड एज फॉलोज। वो कहता है बाकी इंफॉर्मेशन ये हमारे पास मौजूद है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2000। हसन बेटा शरारतें नहीं करो। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2000 एक्स। अच्छा जी, सप्लाईज है जी, उसने बता दिया रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो जो आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेंगे उसमें आपको यहाँ पर फर्दर टैक्स भी लेना पड़ेगा। अच्छा जी, टू पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर, ये देखिएगा ये एग्जामिनर ने बड़ी एक लिथल जो है ना काम किया। कहता जी टू पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर, उसने उन लोगों को सप्लाई दी है जो रजिस्टर्ड जो है वो है ये। तो यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने इसको एक्सपोर्ट समझ लिया तो वो मारा गया। भाई सवाल ये है कि अगर आपने सप्लाई दी है किसी लोगों को जो रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्ट, तो सो व्हाट। हाँ, अगर आप ईपीजी के अंदर अगर आप सप्लाई देंगे फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग उन एक्सपोर्टर को तो वो जीरो रेटेड कहलाएगी। ये सप्लाई जीरो रेटेड नहीं कहलाएगी। आप किसी भी एक्सपोर्टर को अगर सप्लाई करेंगे तो भाई वो क्या करता है, वो उसका इशू है। हाँ, सिर्फ वो एक्सपोर्टर जो मैन्युफैक्चरर है और वो ईपीजी के अंदर मौजूद है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर, और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, ईपीजी के अंदर अगर आप कोई चीज सप्लाई करते हैं और उसका वो डायरेक्ट कंज्यूमर है तो याद रखें फिर वो जो है ना वो आपकी जीरो रेटेड नहीं चीज मानी जाएगी। आप फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी उनको रॉ मटेरियल देंगे तब जाके वो होगा। जैसे मैंने आपको कॉटेज इंडस्ट्री का बताया है, कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर
कॉटेज इंडस्ट्री यानी जो मैन्युफैक्चर अनरजिस्टर्ड है, उनको अगर रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे तो आप टैक्स भी देंगे और फर्दर टैक्स भी देंगे। लेकिन अगर आप किसी कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे ऐसी चीज जिसका वो एंड कंज्यूमर है, कॉटेज इंडस्ट्री वाले आपसे कहते हैं जी हमें आप जो है ना वो चेयर्स दे दें, उन्होंने खुद इस्तेमाल करनी है, तो अब आप सिर्फ फर्दर टैक्स नहीं देंगे, सिर्फ 17% टैक्स देंगे। इसी तरह वो जो ईपीजी के अंदर लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर, उनको अगर रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे ना, किसी तरह का भी, लकड़ी सप्लाई कर रहे हैं उनको आप जो है वो, कोई केमिकल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका जीरो रेटेड होगा, उसका आपको रिफंड हो जाएगा जो भी टैक्स आप पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो उसके एंड कंज्यूमर हैं तो फिर क्या होगा, वो उसके लिए आपका जीरो रेटेड नहीं होगा। तो ये आपने एक्सपोर्टर को दिया हुआ है, सिर्फ ईपीजी में नहीं है। परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, टैक्स इसके ऊपर इनपुट क्लेम करेंगे। फिनिश गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इसका हमें इनपुट नहीं मिलेगा, ये रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, ये गई। लेकिन क्वेश्चन में लिखेंगे जरूर क्योंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसका भी इनपुट मिलेगा हमें। लोकल मशीनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका इनपुट नहीं मिलेगा। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ये हमने जो की है इसके ऊपर हमें इनपुट मिलेगा, लेकिन चूंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि इसके ऊपर 20% नहीं लेना, लिहाजा इसका हम कितना लेंगे, इस अमाउंट का सिर्फ 17% ही कैलकुलेट करेंगे। आगे है जी पैकिंग मटेरियल। अब जरा इनके नोट्स देखने हैं और उसको साथ साथ आपने जरा ध्यान से देखना है। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से नॉर्मली स्टार्ट होता है, यहाँ से, इस एरिया से हमारा क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट हो रहा होता है। ये जो इनपुट है ना, यहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। कहते हैं जी पैकिंग मटेरियल, इसको जरा देखते हैं कि पैकिंग मटेरियल की वो बात कर रहा है हमारे साथ। पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, पैकिंग मटेरियल कौन सी चीज है हमारे पास, ये वाली चीज पड़ी हुई। कहते हैं जी इंक्लूड मटेरियल वर्थ ₹150, इसके अंदर पड़ा हुआ है विच वाज यूज्ड फॉर पैकिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स, सो व्हाट on 31st of August these motors were still part of SA's unsold stock। तो भाई क्या क़यामत आ गई है, अगर चीजें नहीं बिकी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं उसके अंदर कोई पैकिंग मटेरियल के अंदर मोटर की, इलेक्ट्रिक मोटर की पैकिंग का मटेरियल पड़ा हुआ था जो अभी तक नहीं बिकी, तो इस लाइन का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो इनपुट क्लेम करेंगे वो इस पूरे का करेंगे, 510 का ही इनपुट क्लेम करेंगे। आपने चीजें परचेज कर ली, वो बिके या ना बिके, आपका इस महीने का इनपुट बन चुका हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपने कोई चीज परचेज कर ली, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, इनवॉइस मौजूद है, अब वो बिकी है या नहीं बिकी, आप उस पर इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। तो ये आपको ऐसे ही धोखा देने के लिए इंफॉर्मेशन दी गई थी, आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आप इसको पिक करते हैं या नहीं करते, ये वाली बात की गई थी। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस परटेनिंग टू August 2006 are not included in the above data, are not included in the above data, कहता है इसमें वो शामिल नहीं है। इसके लिए दूसरा लफ्ज जो एग्जामिनर इस्तेमाल करता है वो कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या कहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये बात याद रखें। नंबर 1, पहली चीज जो वो हमें बता रहा है वो कहता है जी सेल ऑफ ₹70,000, 45,000, 68,000 was paid in cash as electricity bill, gas bill and telephone bills। ये चीजें आप 50,000 की पेमेंट कैश में कर सकते हैं, लेकिन जो यूटिलिटीज हैं वो आप पे कर सकते हैं। यूटिलिटीज को आप क्या कर सकते हैं, उसकी पेमेंट्स कैश में की जा सकती है, राइट। तो लिहाजा इस लाइन का भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एग्जाम में हम अच्छा इसका क्या, नहीं सॉरी, लिंक है इसका, इसका लिंक हमारे साथ है। क्यों है कि हम इनका इनपुट क्लेम करेंगे, इनका जो है वो हम इनपुट क्लेम करेंगे। वो कहता है ये ऊपर शामिल नहीं है, तो जब हम अपना इनपुट क्लेम करेंगे तो इसके अंदर, इनपुट के अंदर इसको भी हम ऐड करेंगे। ओके, एस ए परचेज्ड, तो ये इसका मतलब ये लाइन हमारे लिए रेलेवेंट है और ये हमें किस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, इनपुट की। ऐसे परचेज हाई क्वालिटी केबल्स, ऐसे ने हाई क्वालिटी परचेज और वायर्स
250 from a registered supplier for the installation of local machinery purchased from the unregistered supplier। वो जो लोकल मशीनरी हमने परचेज की है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उसमें कुछ केबल्स यूज हुई हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन से हैं। अब जरा बात सुनिएगा ध्यान से, जो मशीनरी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की है उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर जो आपने केबल्स लगाई हैं वो मशीनरी का हिस्सा बन चुकी हुई है, लिहाजा उसका आप इनपुट क्लेम करेंगे, लेकिन उसको रॉ मटेरियल नहीं कहेंगे, उसको फिक्स एसेट का हिस्सा बनाएंगे। क्या करेंगे? उसको फिक्स एसेट का हिस्सा बनाएंगे, मींस कि उसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिए, उसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा, ये चीज है इसके अंदर। अच्छा जी उसके बाद वो कहता है 3 कार्टून्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू फॉलिंग अंडर थर्ड शेड्यूल। ले जी, थर्ड शेड्यूल की क्या क्वालिटी है कि इसमें डिस्काउंट नहीं दिया जाता, परचेज की गई है, तो सेल करें या परचेज करें, थर्ड शेड्यूल की आइटम परचेज करें या सेल करें, आपको लिस्टेड प्राइस के ऊपर ही टैक्स देना होता है और लेना होता है। लास्ट मंथ वर सप्लाइड इन अगस्त टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर एट अ प्राइस ऑफ दिस पर मंथ, द रिटेल प्राइस इज ₹130 पर कार्टून। दोबारा देखते हैं कि क्या बात की जा रही है। 3 कार्टून्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू फॉलिंग अंडर थर्ड शेड्यूल परचेज्ड लास्ट मंथ, पिछले महीने परचेज की गई थी, वर सप्लाइड इन अगस्त टू रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एट अ प्राइस ऑफ 110, 110 पर मंथ पे सप्लाई की गई थी। द रिटेल प्राइस इज 130 पर कार्टून, और इसकी रिटेल प्राइस जो है वो ये वाली मौजूद है। अच्छा जी, मैं जरा इसके लिए एक्सेल की शीट खोल के आपको समझाता हूँ कि ये क्या हुआ। जी बेटा, ये स्क्रीन मेरी आप लोगों के साथ शेयर्ड है, ये आपको एक्सेल शीट नजर आ रही है? जी, ये देखिएगा 3 कार्टन से इसके अंदर, आवाज दे के ज्यादा आगे से बेल भी दे रहा है, जो हमारे नंबर ऑफ कार्टून्स कितने थे? 3, ठीक है। हमारे 3 कार्टून थे और एक की प्राइस क्या थी? प्राइस पर यूनिट वो थी हमारे पास 110,000, ठीक है जी। चलो, अच्छा जी, लेकिन ये कहता है ये उसकी प्राइस थी, लेकिन उसकी एक्चुअल रिटेल प्राइस क्या थी, या लिस्टेड प्राइस जिसको हम कहते हैं, रिटेल प्राइस उसकी क्या थी? वो थी 135। अब इसमें जरा एक दफा हम देख लें कि इसमें वो क्या कह रहा है। 3 कार्टन इंपोर्टेड शैम्पू दिस परचेज लास्ट मंथ, अब हमने सप्लाई की है, ऊपर वो कह रहा है उसमें शामिल नहीं है, ये ट्रांजैक्शन उसमें शामिल नहीं है, तो ये हमारी सेल का हिस्सा बनेगी। तो आप क्या करेंगे कि 135 इंटू 3, इसकी ये है, इसका आप 17% इसमें सेल में ऐड करेंगे। इसका क्या करेंगे? 405 जो है वो अपनी सेल में इसको वो एंटर करेंगे। ठीक हो गया, ये वाली है। तो इसका ताल्लुक किसके साथ था? हमारे आउटपुट के साथ था, ये वाली जो लाइन थी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अपनी नेचर से थोड़ा सा हट के आ रहा है आपके पास, ये क्वेश्चन अपनी नेचर से थोड़ा सा हट के आ रहा है। इसके अंदर वो क्या कर रहा है आपको, कि बजाय इसके कि आपको कोई और काम कर रहा है, आपको अपोर्शनमेंट की तरफ लेके जा रहा है, ऐसे काम नहीं कर रहा। इसमें सिंपल आपको उसने जो परचेजेस बताई हैं, सेल्स बताई हैं, और साथ ये चल रहा है
इसका स्टाइल क्या होना चाहिए, इसका एग्जाम में स्टाइल ये होना चाहिए वही कि सबसे पहले आप जो परचेजेस हैं आप इनको एडजस्ट करें। ये जो आपको परचेजेस नजर आ रही हैं ये एग्जाम में लिखें आंखें बंद करके जितनी भी हैं, ठीक है। इनकी एडजस्टमेंट जहां जहां आपको इनपुट की एडजस्टमेंट मिलती नजर आ रही है उसको देखते जाएं। जैसे ये आउटपुट की एडजस्टमेंट है इसको फिलहाल छोड़ दें कि इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। जब सेल की बारी आएगी फिर इस एडजस्टमेंट को सेल के अंदर जब करें तो उसके अंदर लेकर चलें। इसका ये स्टाइल होना चाहिए। सर मैं क्लास कुछ लेट स्टार्ट की है ना, तो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट कह रहा है बाहर से शोर काफी आ रहा है। जी अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है 5 इलेक्ट्रिक केटल्स वर्थ रुपीज वर परचेज। देखिएगा इसका ताल्लुक सबसे पहले हाईलाइट करें कि ये चीज है क्या, ये इनपुट की बात हो रही है। वर परचेज फॉर यूज इन ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री। तो जिस चीज के आप डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर बन गए उसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। एंड फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, तो आप इसका भी इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। देखें ये ऑफिस इक्विपमेंट्स नहीं है, सॉरी ये फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ये आपके ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं और ऑफिस इक्विपमेंट्स के ऊपर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। मासवाई कि आपको मैंने 3 चीजें बताई हुई हैं। एक है फॉक लिफ्टिंग व्हीकल, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है, और एक और चीज मैंने आपको बताई हुई है जो फिक्स एसेट होते हैं जो आपकी फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज आप अपना इनपुट क्लेम नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमें इनपुट नहीं मिलना चाहिए। ऑन 5th ऑफ एड यानी इस महीने के स्टार्ट में ऐसे रिसीव्ड एडवांस, तो इसका ताल्लुक किसके साथ है, आउटपुट के साथ, ठीक है। तो ऐसे ने एडवांस रिसीव किया तो एडवांस का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। ये भी हमने बात कर दी। उसके बाद है जी ये वाली बात, ऑन 25th महीने के एंड के ऊपर ऐसे इशू डिस्काउंट क्यूपन्स। डिस्काउंट क्यूपन्स क्या है, ये टैक्सेबल ही नहीं है। क्यूपन्स क्या होते हैं सुनिएगा, कि आप जो है वो कार फोर में चले गए या मेट्रो पे चले गए तो वो काउंटर के ऊपर उन्होंने क्यूपन्स रखे होते हैं। क्यूपन्स आपने कहा जी यार ये क्यूपन कितने का है, 2000 का, 3000 का, 5000 का, उससे क्या मुराद है कि आप क्यूपन ले जाएं और किसी रिलेटिव को दे दें, जो रिलेटिव है या रिलेटिव आपकी बनने वाली है उसको दे दें, तो वो उस जगह पर दोबारा जाएगी तो एक तरह का वो चेक बन जाएगा 2000 का, तो मेट्रो में वहां से जाके वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो क्यूपन जो है ये एक्शनेबल क्लेम्स है और एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। जैसे आपके चेक्स हैं, जैसे आपका कैश है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, ये चीजें जो है इनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। तो लिहाजा ये हमने इशू कर दी है तो ये भी हमारा टैक्स नहीं है, ठीक है। इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर ने किया हो तो मैं कह नहीं सकता, मेरे मुताबिक टैक्स के अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास ऑन 10th ऑफ जनवरी। अब देखिएगा ये डेट देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पीरियड की नहीं है, ये गौर करनी है कि ये डेट हमारे पीरियड की नहीं है। इस ऐसी इंफॉर्मेशन को बड़ी तवज्जो से देखना चाहिए कि ये इसका ताल्लुक मेरे पीरियड से नहीं है। 1 मिनट होल्ड रखिएगा। बाजी मैं ना क्लास से कर, बाजी मैं क्लास से कर, क्लास से कर, मैं क्लास में बात कर रहा हूं। जी बेटा अब इशू ठीक हुआ है। हेलो जी बेटा अब मेरी आवाज ठीक आ रही। हेलो, वो दरमियान में कॉल आ गई थी, चलें जी। अच्छा जी, इसके अंदर कहता है जी ऐसे ने ये ध्यान से बात सुनी है आपने कि 2nd ऑफ फेब को परचेज लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ रुपीज दिस फ्रॉम मुगल केमिकल्स आर रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन क्रेडिट। ऑन 15th of A, SA paid the outstanding amount to MC by way of a cross check drawn on SA's बैंक अकाउंट। उसने ये पेमेंट कर दी है।
लिक्विड नाइट्रोजन परचेज किया था। बेटा ये जरा ध्यान से आपने बात देखनी है, जनवरी को हमने परचेज उसकी की है और इसकी पेमेंट जाके हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि ये है क्या, ये हमारी परचेज थी। पहला सवाल ये है कि ये परचेज है, ये जो हमने की है ये परचेज है, क्या करें, क्या इसका इनपुट क्लेम कर सके हैं या करना है, पहला सवाल तो ये है। एग्जामिनर कुछ नहीं बता रहा, इसका मतलब ये है कि इस अमाउंट का हम जनवरी के अंदर इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं, ये बात जरा नोट कीजिएगा। एग्जामिनर ने हमें कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब ये है कि इसका फेब के अंदर हम इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं, फेब के अंदर हम इसका इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं, लिहाजा इसका नहीं है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट अब की है, कब की है, अब की है। अब जरा देखिएगा, इसको दोबारा हम चलते हैं अपने जरा डेट्स के अंदर। ये देखिएगा, आपने फेब के अंदर परचेज इसकी की है 10th को, ठीक हो गया। फेब 10 को आपने परचेज की, तो अब जरा इसके दिन गिने। अब पेमेंट कब कर रहे हैं, 15th ऑफ अगस्त को, अगस्त 15 को ये पेमेंट कर रहे हैं। इनमें से बाकी दिन निकाल दें, तो पहले हैं हमारे फेब के दिन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। अच्छा, फेब के 10 को अगर आप निकाल दें तो आपके बाकी दिन के बचे 28 माइनस 10, 18 दिन इसके हो गए। 31st, 30 मई के कितने हो गए हमारे, 31st जून, जुलाई और 14 डेज अगस्त के हो गए। तो कितने दिन बन गए हमारे पास, 185 डेज। उसने पेमेंट कब की है, आफ्टर 180 डेज। पेमेंट कब कर रहा है, आफ्टर 180 डेज। तो लिहाजा ये जो इनपुट हम क्लेम कर चुके हुए हैं, इसकी रिवर्सल पढ़नी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। दोबारा सुन लीजिएगा, ये जो हमने पेमेंट इसकी की है, ये आफ्टर 180 डेज कर रहे हैं, इसकी आफ्टर 180 डेज। देखिए प्रैक्टिकली क्या है कि हम उसी महीने में कर रहे हैं, जब डिफॉल्ट हुआ उसी महीने डिफॉल्ट भी खत्म हो गया। प्रैक्टिकली तो यही है कि डिफॉल्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि इस अगस्त में डिफॉल्ट हो रहा था और डिफॉल्ट भी खत्म हो गया, पेमेंट भी कर दी गई। लेकिन जो लॉ कहता है कि पेमेंट विद इन 180 डेज हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। अब क्या करना आपने कि इस 3 लाख रुपए की रिवर्सल डाल देनी है, यानी इसका जो इनपुट है वो आप अपने इनपुट में से माइनस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके हुए हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लीजिएगा। आपने फेब के अंदर कोई चीज परचेज की और उसका इनपुट आप क्लेम कर चुके हुए हैं। मैं यहाँ दोबारा बताता हूँ, फेब के महीने में जो आपने रिटर्न फाइल की होगी, उसके ऊपर आप इसका 17% जो है वो इनपुट क्लेम कर चुके होंगे, ठीक है। अब जाके आपने अगस्त के अंदर अपने इनपुट में से इसको माइनस करना है। यहाँ आपने इसके इनपुट को ऐड किया होगा, इनपुट में ऐड किया होगा, यहाँ जाके आपने अगस्त में इसी अमाउंट को क्या करना है, रिवर्स करना है, इसको लेस करना है इनपुट में से। ठीक है, ये वाली चीज आपने यहां पर करनी। ओके, दोबारा चलते हैं, ठीक है जी। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं इन अप्रैल एक्स6, दोबारा देखिएगा ये हमारे महीने में नहीं है, अगस्त की बात नहीं हो रही, तो तवज्जो से आपने बात को जरा गौर से देखना है। अगर ये कोई और मंथ चल रहा है तो ऐसे इन एडवर्टेंटली, गलती से चार्ज सेल टैक्स ऑफ 58,000 इंस्टेड ऑफ 85,000, गलती हो गई, यानी एरर ऑफ रिप्लेसमेंट हो गया। 5 को 8 और 8 को 5 की जगह पे ले गए। ऑन सप्लाई ऑफ केमिकल्स टू वन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड कस्टमर, so far SA has not obtained permission from the commissioner to for revision of return। उसने रिवीजन ऑफ रिटर्न की उसको परमिशन नहीं मिली। अब क्या करेगा कि इनका जो डिफरेंस है, क्योंकि ये आउटपुट है ना, तो आप जब अपने आउटपुट की कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे, आउटपुट में ऐड करके जमा करवा दें। अगर आपको रिटर्न रिवाइज करने की ऑप्शन नहीं दी गई तो इसका डिफरेंस क्या है, अब इस रिटर्न के अंदर क्या करते हैं, ठीक करते हैं।
इन जुलाई एसए क्लेम्ड इनपुट टैक्स ऑफ 80,000। देखें पिछले महीने की बात हो रही है, तवज्जो से जरा देखिएगा, इस महीने की बात नहीं हो रही। क्लेम कर चुके हैं इनपुट ऑन परचेज ऑफ हाइड्रोलिक एसिड फ्रॉम जेबी ट्रेडर्स, द सप्लाईज हैज not yet deposited the amount of sales tax collected from SA in government treasury। अब देखिएगा जुलाई के अंदर आपने चीजें परचेज की, ठीक है, इससे, और आप इनपुट क्लेम कर चुके हो। उस बंदे ने जिससे आपने परचेज की है उसने अभी तक इसका टैक्स जो है वो जमा नहीं करवाया, राइट। तो अब क्या होगा, देखें जुलाई के अंदर आप क्लेम कर चुके हैं, तो जुलाई में तो आपकी प्रोविजनल तौर के ऊपर इसका इनपुट मिल चुका होगा, तो लिहाजा इस महीने में भी अगर उसने जमा नहीं करवाया तो यहाँ इसकी रिवर्सल पड़नी चाहिए, यानी इनपुट आप इसमें माइनस करेंगे, इसकी रिवर्सल डालेंगे इस महीने में भी। तो इसका ताल्लुक भी किसके साथ है, इनपुट के साथ है। In July X6 the excess of input tax over output tax amounted to rupees 20,000, whereas unadjusted input tax in excess of 90% was rupees 10,000। पिछले ब्रॉड जिसको हम कहते हैं ना ब्रॉड फॉरवर्ड, तो ये वो अमाउंट आ रही है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास 10,000 है, ये इनपुट में ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन में जो चीज बेटा आपको नजर आ रही है वो ये है कि इसमें कहीं पर भी एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं है और कहीं पर भी जो है वो जीरो रेटेड गुड्स नहीं है। ये बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन था। प्लेन क्वेश्चन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। इसके अंदर आपने क्या करना था कि सबसे पहले, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपने इसी को ही एडजस्ट करना है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में आउटपुट टैक्स को लेकर चलना था, ठीक है जी। अच्छा, ये अभी ये मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा मीटिंग को स्टार्ट करके फिर इसका सिर्फ सोल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैंने इसके पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अब दोबारा हम सोल्यूशन को वो डिस्कस करेंगे, राइट जी। तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा आपसे इसी लिंक के साथ मैं दोबारा बात होगी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।